नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एसएससी सीजीएल टीयर 1 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए 25 प्रश्नों का फुल एक्सप्लेनेशन। तो एग्जाम तिथि है 13 अगस्त 2021। सो इन टुडेज लेक्चर, इन टुडेज वीडियो सेशन वी विल डिस्कस ऑल द 25 क्वेश्चन ऑफ द सेकंड शिफ्ट 13 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके। एंड फेसबुक पेज को लाइक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आने वाली सारी इंफॉर्मेशंस एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस ब्लैंक में फिल करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वर्ड की मीनिंग पता है तब तो आप आसानी से इसे फिल कर सकते, और नहीं तो सेंस समझते हैं। हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स डैश हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स। रिलेटिव से जो उसको हेल्प मिला, वो हेल्प उसे क्या किया? तो क्या उसे अलाउड किया, क्या उसे अप्रूव किया, क्या उसे पास्ड किया, और उसे सपोर्टेड किया। ऑब्वियसली आपको किसी से अगर हेल्प मिलता है तो आप बड़ा ही सपोर्ट होते हैं, यानी उस हेल्प से आपको मदद मिलता है। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। इफ यू टॉक अबाउट अलाउड एंड अप्रूव, तो अलाउड एंड अप्रूव का मतलब है अप्रूव करना मीन्स स्वीकृति देना, अलाउ करना दैट मीन्स परमिट करना। तो कहीं ना कहीं ये अलाउ एंड अप्रूव तो इस ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक से रिलेवेंट नहीं था। एक बचा पास्ट, तो पास्ट तो टोटली इरिलेवेंट है। सो अगर किसी ने मुझे हेल्प किया है तो इट मीन्स उसने मुझे मेरे डिफिकल्ट टाइम में सपोर्ट किया। सो वो हेल्प उसे सपोर्ट मिला, उस हेल्प से उसे सपोर्ट मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकंड क्वेश्चन इज सिनोनिम्स। किसके सिनोनिम्स मुझे बताना है? डेडिकेटेड की। तो डेडिकेटेड एक वर्ड है, इस डेडिकेटेड का सिनोनिम्स आपको लेना है ड्रेयरी, टीडियस, कमिटेड और बोरिंग में से। तो सिंपल डेडिकेटेड मतलब क्या होता है? समर्पित, बड़ा ही समर्पण की भावना जिसके अंदर हो। तो ड्रेयरी, टीडियस एंड बोरिंग ये सारे नेगेटिव अप्रोच के वर्ड है ना, ये नेगेटिव टर्म के टोनालिटी के वर्ड्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव टर्म है, हमें एक ही वर्ड मिला कमिटेड, दैट इज द पॉजिटिव। सो योर आंसर विल बी पॉजिटिव, इट मीन्स कमिटेड। तो सिनोनिम्स में थोड़ा सा ना सेंस बेस्ड होता है। 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो टोटली नेगेटिव टोनालिटी के शब्द हैं, तो हमें आंसर डी मिल गया। नाउ द नेक्स्ट वन है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम, कैन यू टेल मी व्हाट योर डैश इन लाइफ आर। इस फिल इन द ब्लैंक में आपको थोड़ा सा सेंस रखना पड़ेगा कि इनमें शब्द की क्या टर्म है, शब्द की क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट वन इज फ्रिवियलिटीज, ट्रिवियलिटीज, एस्पिरेशन एंड डिटर्मिनेशन। इस डिटर्मिनेशन की मीनिंग होती है रिजोल्यूशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है रिजोल्यूशन, जो आप न्यू ईयर रिजोल्यूशंस लेते हैं, नहीं संकल्प। तो ये तो होगा नहीं कि आपकी लाइफ में संकल्प क्या है, ये मैटर नहीं करता। इंटरव्यूअर कभी रिजोल्यूशन नहीं पूछेगा, आपकी फ्रिवियलिटीज नहीं पूछेगा। फ्रिवियलिटीज का मतलब होता है लैक ऑफ सीरियसनेस, लैक ऑफ सीरियसनेस। तो एग्जाम इंटरव्यूअर आपसे ये क्यों पूछेगा कि आपकी लैक ऑफ सीरियसनेस क्या है? ओके, लैक ऑफ सीरियसनेस। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रिवियलिटीज। ट्रिवियलिटीज मतलब होता है नॉट इंपॉर्टेंट समथिंग, नॉट इंपॉर्टेंट समथिंग, नॉट इंपॉर्टेंट समथिंग, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। और एस्पिरेशन का मतलब एम्बिशन, एम्बिशन यू कैन से डिजायर। तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी एम्बिशन क्या है? तो आई थिंक सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एस्पिरेशन नॉट फ्रिवियलिटीज, ट्रिवियलिटीज डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन नहीं पूछता, संकल्पना नहीं, आपको पूछा जाता है व्हाट्स योर एस्पिरेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। सिंपल सा सेल्फ गवर्निंग की अगर बात कर रहा है
तो स्वशासन, एक है डेमोक्रेसी, ऑटोनॉमी, अनार्की एंड मोनार्की। मोनार्की होता है रूल बाय या गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, है ना, किंग और क्वीन का गवर्नमेंट को हम लोग मोनार्की बोलते हैं। एनार्की वेयर देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, सिंपल सा आप ये कह सकते हैं। ओके, एंड ऑटोनॉमी एक्चुअली आंसर तो आपका यही होगा, ऑटोनॉमी मीन्स स्वशासन, ऑटोनॉमी। एंड द डेमोक्रेसी, सिंपल सा बात है, डेमो मीन्स होता है पीपल, एंड अगर क्रेसी की बात करें तो ये होती है रूल, है ना, तो रूल फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, दैट इज द डेमोक्रेसी। तो चूंकि सेल्फ गवर्निंग है, योर आंसर विल बी ऑटोनॉमी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ग्रामेटिकल एरर, और बहुत ही आसान एरर दिया गया है, अगर आप थोड़ा ग्रामेटिकल अप्रोच लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मैनी एफर्ट। सिंपल, पहले आप ये समझो ना, ये मैनी वर्ड है तो मैनी अपने साथ कैसा नाउन लेता है, प्लूरल। तो एक्चुअली एफर्ट्स को काउंट नहीं कर सकते ना, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत किया उसने या एफर्ट लगाया, तो इस तरह से तो ये गलत उसी पार्ट में है। लेकिन आपके साथ एक हार्डली वर्ड भी है, हार्डली नेगेटिव टोनालिटी का वर्ड होता है, इसलिए ये मैनी हटा करके आप ना एनी शब्द का प्रयोग कर लो, ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। एनी, नॉट मैनी, क्लियर है, एनी। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, हार्डली एनी का प्रयोग करेंगे, मैनी वाला ऑप्शन होगा, क्लियर है। आंसर विल बी मैनी एफर्ट, नहीं एनी एफर्ट एट ऑल। चूंकि ये हार्डली नेगेटिव वर्ड है और आप मैनी ले रहे हैं, तो मैनी अनकाउंटेबल नाउन तो वो है, लेकिन मैनी एफर्ट्स नहीं, आप वहां पे करोगे एनी एफर्ट, चूंकि एनी जो है वो सिंगुलर प्लूरल किसी में भी यूज हो जाता है। तो योर आंसर शी हो गया। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है। अ प्लेस वेयर क्वाइंस, मेडल्स एंड टोकन्स आर मेड, क्लियर है। तो वैसा जगह जहां पे क्वाइंस बनाया जाए, वैसे जगह को मिंट बोलते हैं, क्लियर है। मिल एंड वर्कशॉप पता है, मिल फ्लावर मिल वगैरह, एंड वर्कशॉप हम फैक्ट्री को बोलते हैं, फैक्ट्री। मिल भी फैक्ट्री हो सकता है, और आटे की जो मिल होती है दैट इज द मिल, फ्लावर मिल कह सकते हैं आप उसे। कास्टिंग तो होता है सेलेक्शन ऑफ एक्टर्स, है ना, सेलेक्शन ऑफ एक्टर्स। और फिर ये केमिस्ट्री के लैंग्वेज में केमिकल का एक साथ मिलाना, फिर किसी दूसरे शेप एंड साइज में डालना भी कास्टिंग कहते हैं, कास्टिंग करना। तो खैर वो अलग बात है, ये बात आपने समझ लिया, आंसर विल बी मिंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नरेशन के चैप्टर से। देखो जी, नरेशन में कुछ भी नहीं, मैंने आपको जब मैं फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आप पहले फोकस्ड हो जाओ वर्ब पे, तो वर्ब पे फोकस्ड हो जाओ। सिंपली देखो यहां पे रखा गया है इज ही ऑल राइट नाउ, इज ही ऑल राइट नाउ, इट मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में कन्वर्ट होता है, सिंपल सा बात। अब देखो आपको कहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई आस्क्ड मिस्टर गुलियानी माय नेबर्स, आई आस्क्ड मिसेस गुलियानी एंड जो भी, तो आपको यहां तक दिख रहा है कि यहां तक सारे में सेम टर्म है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब उसके बाद चलो, तो चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर लगेगा, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखा है इज ही ऑल राइट नाउ, आई आस्क्ड माय नेबर्स वाइफ, मैंने अपने मैं नेबर्स की वाइफ से पूछा, तो किसके बारे में पूछा होगा, उसके हस्बैंड के बारे में। और सिंपल सा सोचो ना, इज लगा हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो कुछ भी हो, इज एम आर किस में कन्वर्ट होता है, इज एम आर जो है वो वॉज वर्ब में कन्वर्ट होता है। तो आप यहां से भी आंसर बना सकते थे कि यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, सभी में इफ लगाया गया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, देख लो वॉज वर्ब का ऑप्शन किस में, इसमें रखा है हैड बीकम, सेकेंड सेंटेंस में रखा है इज ऑल राइट, सेम रख दिया, तो ये ऑप्शन गया, फर्स्ट वाला सेकेंड वाला गया। अब आपके पास बचा, देखो एक रख दिया है विल बी,
तो ये भी ऑप्शन गलत है और आंसर विल बी डी। तो ये मैंने कहा था ना कि हेल्पिंग वर्ब पे अगर आपने एक बार अपना नजर डाल दिया तो 90% प्रॉब्लम नरेशन एंड वॉइस के सॉल्व हो जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एरर डिटेक्शन का, वन मोर एरर डिटेक्शन इज ओवर हियर, क्लियर है? तो ये भी एरर डिटेक्शन का ही पार्ट है। देखो जी, ये भी बड़ा आसान सा एरर दिया हुआ है। द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाय। सिंपल सा बात है, द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट, आपको पता है हैव के जस्ट बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो सेंटेंस में दिया गया है, सेंटेंस में टू हैव प्लस V3 का कॉन्सेप्ट है। टू हैव गॉट इट्स नेम, इट्स किसके लिए आया? रिवर के लिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। रिवर अपीयर्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फ्रॉम द टाउन नियर बाय, जो आसपास नजदीक टाउन है उस टाउन के नाम पर उस नदी का नाम है। तो सिंपल सा, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो योर आंसर विल बी नो एरर। सेंटेंस पढ़ना है, देखना है कि कहां प्रॉब्लम है, कहां सेंटेंस का अरेंजमेंट गलत है, वर्ब कहां पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो एरर ऐसे ही बनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम से, तो आप आसानी से इस टर्म को बना सकते हैं अगर वोकैबुलरी पे थोड़ा भी पकड़ बनाया है आपने तो। होप, होप कैसी टोनालिटी का वर्ड है आपको पता है? होप इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टोन का वर्ड है। ये देखो भाई, ये पॉजिटिव टोन का वर्ड है और आपके पास पॉजिटिव, एक्चुअली चांस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है? करेज तो इसको कह सकते हैं ब्रेवरी, क्लियर है? तो यहां पे ब्रेवरी शब्द का कोई मतलब नहीं था होप से रिलेटेड, ओके? एंड चूंकि एंटोनिम्स की बात है, ऑप्टिमिज्म पॉजिटिविटी से रिलेटेड है, पॉजिटिविटी, ओके? सो योर आंसर विल बी डॉट, बिकॉज ये एक जो नेगेटिव टोन का वर्ड है और आपके पास होप जो है वो पॉजिटिव टोन का वर्ड है। तो आंसर ये बहुत ही सिंपल वर्ड दिया गया था। नेक्स्ट वन आपका जो टर्म है वो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। रीअरेंजमेंट हर दिन अगर आप बनाते हैं तो शायद इस पे पकड़ बन पाएगा, इसलिए सिंपल सा टर्म आप ये समझो, रीअरेंजमेंट का सेक्शन प्रैक्टिस के बेसिस पे ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगा। और मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपने इसके फ्रीक्वेंसी को समझ लिया, रिपीटेशन को समझ लिया, वर्ड की कनेक्टिविटी समझ ली, सेंटेंस का अरेंजमेंट सिंपल वे में कि किसके बाद कौन सा टर्म आएगा, तो ये आसानी से बन जाएगा। देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सेंटेंस का जो स्टार्टर है वो है सी बी सी डी। अब लग रहा है कि सेंटेंस की शुरुआत सी हो सकता है, देखते हैं सी ऑप्शन को। इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड इन 2010 एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। तो अब लग रहा है कि ये सेंटेंस की शुरुआत कर सकता है, लेकिन और पढ़ लेते हैं। देखो, दिस रखा गया, दिस दैट दीज दोज, सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकता क्योंकि उसके पहले कोई ना कोई नाउन का एक्सप्लेनेशन होगा, तभी ये दिस एनुअल इवेंट। कौन सी एनुअल इवेंट? इट मींस ये बात समझ में आ रहा है कि ये जो टाइगर डे मनाने का या इनिशिएटेड किया गया 2010 में, तो उसी एनुअल डे की बात कर रहा है या एनुअल इवेंट की बात कर रहा है। तो डी तो सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकता, इसलिए ये ऑप्शन हम यहां पे गलत करेंगे। और देख लो, क्या सेंटेंस की शुरुआत बी कर सकता है? इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। इट्स किसके लिए आया? उससे पहले कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव की चर्चा होगी, या फिर किसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, तो इट्स सेंटेंस को शुरुआत नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन गया। और अब देख लो, सेंटेंस की शुरुआत सी कर रहा है दोनों में, तो सी के बाद डी अप्रोप्रिएट है या सी के बाद ए, ये देखना जरूरी है। तो सी के बाद डी अप्रोप्रिएट भी है और ए अप्रोप्रिएट भी है। अगर आप सेंटेंस को पढ़ें तो ये बात समझ में आएगा कि यहां पे इंटरनेशनल टाइगर डे की बात कर रहे हैं, और फिर ये किस समिट में? तो पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में ये अनाउंसमेंट हुआ, तो इसी इंटरनेशनल डे की बात हो रही है। यानी दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व ऑन 29 जुलाई एम टू क्रिएट अवेयरनेस टू टाइगर कंजर्वेशन, है ना, वन्य जीव संरक्षण या टाइगर के कंजर्वेशन के लिए ये डे मनाया या इनिशिएट किया गया। तो सिंपल सा बात है, सी के बाद डी ऑप्शन ही करेक्ट है, सो योर आंसर विल बी ए। तो अरेंजमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसान लगता है। देखो जी,
ये इडियम्स का सेक्शन है। इडियम्स आसान, नया, पुराना दोनों मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में, बट इस इडियम्स को देखेंगे। टू वॉक ऑन एयर का मतलब क्या होता है? तो टू वॉक ऑन एयर का मतलब होता है ना, कहते हैं कि अब उसके पांव जमीन पर नहीं रहते हैं, मतलब वो इंसान बड़ा ही हैप्पी है। सो आंसर विल बी टू बी वेरी हैप्पी। ऑब्वियसली जब आप काफी खुश होते हैं कोई अकम्प्लिशमेंट को पाकर, कोई उपलब्धि को पाकर, तो कहीं ना कहीं आप यू वॉक ऑन एयर, दैट मीन्स टू बी वेरी हैप्पी। Sorry, to be very happy your answer will be, not to be very depressed, to be very happy. Now the next question. Next question is once again related to idioms and phrases, okay? To take a chill pill. To take a chill pill का मतलब होता है calm down, शांत हो जाओ, chill करो, बोलते तो है। तो टू टेक अ चिल पिल की एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगी टू काम डाउन, ओके। सो बहुत ही आसान सा इडियम्स ये था। नाउ टू टेक अ चिल पिल की एग्जैक्ट मीनिंग है टू काम डाउन, ओके। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका एंटोनिम से, दैट इज द पिट्रीफाई। पिट्रीफाई, पिट्रीफाई की अगर मीनिंग देखोगे तो जिसका मतलब होता है प्यूट्रीफाई मीन्स कह सकते हैं रॉट, है ना, रोटेन, रॉट। जब कोई चीज सड़ जाता है तो क्या होता है, वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है और फिर उस पर बदबू आने लगती है। फैटिड यू कैन से। तो डिस्ट्रॉय आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक सिनोनिम्स हो सकता है। डिस्ट्रॉय मतलब धीरे धीरे खत्म होना, बर्बाद हो जाना। तो वो चीज अगर कोई ऐसी सामान आपने रखा है जो धीरे धीरे रॉट हो गया, सड़ गया, उससे बदबू आने लगी, तो वो डिस्ट्रॉय कहलाएगा। लेकिन आप इसके एंटोनिम्स को नहीं ले सकते डिस्ट्रॉय के रूप में। डिकम्पोज का मतलब वही है, फैटिड स्मेल आना, डिकम्पोज कर जाना, ये सिनोनिम्स ही होगा रॉट का। हमें एंटोनिम्स चाहिए। कंटामिनेटेड मतलब होता है टू मेक समथिंग इम्प्योर, टू मेक समथिंग इम्प्योर, टू मेक समथिंग इम्प्योर, है ना, कोई चीज को इम्प्योर करना। तो कंटामिनेटेड, डिकम्पोज एंड डिस्ट्रॉय, ये नेगेटिव टोन का वर्ड है। कंटामिनेटेड, डिकम्पोज और डिस्ट्रॉय, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन हमें एंटोनिम्स चाहिए। सो योर आंसर विल बी कंबाइन, बिकॉज कोई चीज जब पिट्रीफाई होता है तो वो स्मॉल पीसेस में बिखर जाता है, या वो उसकी जो एक ज्वाइंट रूप होती है वो हट जाता है। तो अब जब आप उसे कंबाइन कर दोगे तो क्या होगा, जुट जाएगा। तो थोड़ा इस सेंस में ये वर्ड था प्यूट्रीफाई। एग्जामिनेशन में इस तरह का शब्द आया हुआ है। मेलोड्रेस एक शब्द है, MELODOROUS, मेलोड्रेस। ये भी है बदबूदार, इसकी मीनिंग होती है बदबूदार। और एक होती है कैकोड्रेस, क्लियर है, ये सब भी उसी सेंस में है, कैकोड्रेस, मेलोड्रेस। तो थोड़ा ये हटके वर्ड था, है ना। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप आसानी से इसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत वर्ड पे आपने एक पकड़ बनाया भी होगा। अब देखो सिंपल वे में आप इसे कह सकते हैं सीज। सीज की स्पेलिंग याद है, आई बिफोर ई, आई बिफोर ई, सीज, है ना, आई बिफोर ई। सिंसियर दैट मीन्स ऑनेस्ट, सही स्पेलिंग है। लेजर, इसे लीजर नहीं, लेजर, LEI या LIE, इसी में डिफरेंस आपको देखने। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस मतलब इनजस्टिस भी हो सकता है, इनजस्टिस। और ग्रीवेंस डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। लेजर, LEI, ओके, LEISURE। सो योर आंसर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड लीजर, नॉट लेजर, LEI, not LIE, ओके। Next question for today's session. Next question is regarding synonyms. तो prompt की synonyms क्या होगी? Prompt word दिया गया है जिसकी synonyms की चर्चा करना है। Prompt, lengthy, slow, quick, gradual. Prompt actually verb भी है। ऐसे तो prompt यहां पे adjective है। Prompt अगर adjective है, जैसे prompt decision, prompt action, clear है, adjective। लेकिन प्रॉम्प्ट जो है ना वो वर्ब के रूप में भी एग्जामिनेशन में आता है। इस प्रॉम्प्ट का मतलब होता है अर्ज करना किसी को,
ये हो सकता है, या फिर रिमाइंड करना, है ना, रिमाइंड करना। तो प्रॉम्प्ट की सिनोनिम्स क्या लोगे? क्विक, ग्रेजुअल, स्लो, लेंदी। बताओ, प्रॉम्प्ट का आंसर जो सिनोनिम्स लोगे वो लोगे क्विक, नॉट लेंदी, नॉट स्लो, नॉट ग्रेजुअल। ग्रेजुअल बताया भी है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंप्रूवमेंट पार्ट से। अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है। देखो जी, फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट हैज ड्रिवन अप द प्राइसेस। ऑब्वियसली रेस्टोरेंट के बीच में कंपटीशन है, तो बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट हैं, उससे क्या है कि उन लोगों के बीच में इतनी कंपटीशन है कि जो प्राइस है वो बढ़ा दिया जा रहा है, जो कुछ भी है। तो अमंग, along, through and no improvement is required, so your answer will be among, चूंकि रेस्टोरेंट्स की बात है। ओके, योर आंसर विल बी among। कंपटीशन किसके बीच है? तो रेस्टोरेंट्स के बीच में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वंस अगेन रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट के टर्म को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बनाएंगे। रीअरेंजमेंट सेक्शन आपकी ग्रामेटिकल अप्रोच, आपका अंडरस्टैंडिंग, सभी की जरूरत होती है इसमें, है ना। तो सिंपल वे में देखो, सेंटेंस पहले हम ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो बी सेंटेंस को स्टार्ट किया है, ए और डी। तो फिलहाल हम ये मानकर चलेंगे कि सेंटेंस की शुरुआत बी करेगा, बट थोड़ा समझ लेते हैं। बी है, अ मैन हु हैड 2 daughters मैरिड वन टू गार्डनर एंड द अदर टू अ पॉटर। एक मैन के 2 बच्ची हैं, 2 बच्चियों की बेटी हैं, उनकी शादी जो हुई है एक गार्डनर से हुआ है और एक पॉटर, कुम्हार से हुआ है। लेकिन अब देखो, क्या सेंटेंस ए शुरुआत कर सकता है एक्सलेंटली वेल? ये सेंटेंस की शुरुआत ही नहीं करेगा, तो हम इस ऑप्शन को रॉन्ग करेंगे। एक्सलेंटली वेल सेड सी, तो उससे पहले कोई बात होगा तब तो आप उसकी एक्सप्लेन करेंगे। वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, आई हैव बट वन प्रेयर दैट वी मे हैव अ हैवी स्टॉर्म ऑफ रेन टू वाटर आवर प्लांट्स। वो तो एक डिमांड है कि हम चाहते हैं कि बारिश हो और मेरे प्लांट्स को जो है वो पानी मिले। तो हम पहले कैसे समझ जाएंगे कि वो बारिश की डिमांड कर रहा है? पहले तो उसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी तो पढ़ेंगे, तब तो वो बात आएगी। अब आप देख लो क्वेश्चन, क्या बी शुरुआत कर सकता है? लगा कि हां कर सकता है। अब देखो डी जो है, आफ्टर अ व्हाइल ही पेड अ विजिट टू द गार्डनर्स, तो किसके बाद? उससे पहले ऐसा लिखा है कि आफ्टर अ व्हाइल ही पेड टू अ विजिट द गार्डनर्स होम, तो पहले यह पता होना चाहिए ना कि वो किसके बाद गार्डनर का रूम गया होगा। पहले तो बेटी की शादी गार्डनर से हुई होगी, तो इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत डी भी नहीं करेगा। डी से सेंटेंस की शुरुआत कैसे कर लोगे आप? अब आपके पास बचा बी का ऑप्शन, तो देखो बी के बाद सी आना सुटेबल है या फिर बी के बाद डी आना सुटेबल है, तो आंसर मिल जाएगा आपको। तो बी के बाद सी इसलिए सुटेबल है, तो अ मैन हु हैड 2 daughters, उसने मैरी किया, एक किससे? एक गार्डनर से और दूसरा पॉटर से। अब आप देखो बी के बाद सी लोगे या बी के बाद डी लोगे? तो जब गार्डनर से और पॉटर से शादी किया, तो अब बता दो कि वो किसके पास गया? आफ्टर अ व्हाइल ही पेड टू अ विजिट गार्डनर्स होम, पहले किसके यहां गया? पहले गया पॉटर्स के पास, फिर कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद वो कहां गया? गार्डनर्स का होम। एक पॉटर्स होम और वो गार्डनर्स होम। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिर उसने लास्ट ऑप्शन ए होगा। लास्ट ऑप्शन ए किस में? ये, तो योर आंसर विल बी ए। क्यों? चूंकि ये सिंपल सा थीम ये है कि उसकी 2 बेटी थी और दोनों बेटियों की शादी जो है वो एक गार्डनर और एक पॉटर से होता है। कुछ दिन पहले वो कहां जाता है? पॉटर्स के यहां। तो उसकी बेटी कहती है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन थोड़ा धूप हो जाता तो मेरा जो घड़ा है वो सूख जाता है ना। फिर वो गार्डनर के पास जाता है, तो उसकी बेटी कहती है पापा सब कुछ तो ठीक है, अगर बारिश हो जाती तो मेरे प्लांट्स को पानी मिल जाता। तो ये फिर लास्ट में वह किसके लिए प्रे करे, वो असमंजस में पड़ जाता है कि एक बेटी को पानी चाहिए, एक बेटी को धूप चाहिए। तो इसलिए इससे इस स्टोरी का एक ही लेसन है कि आप सभी को प्लीज नहीं कर सकते, यानी सभी को खुश नहीं रख सकते आप, है ना, सारे लोगों को खुश नहीं रख सकते। तो अरेंजमेंट यही था इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
पैसिव वॉइस के सेक्शन से। पैसिव वॉइस बहुत ही आसान सा दिया गया है, देखो जी। दिस सन रेज बर्न माई फेस, बर्न रखा गया है, बर्न मतलब V2, ओके, BURNT भी होता है, तो ऑप्शन में तो टी वाला सेक्शन है ही नहीं, तो नो प्रॉब्लम, V2 है। V2 का पैसिव वॉइस किस में कन्वर्ट होता है? वॉज वर्ब में, है ना, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देख लो किस में रखा गया है वॉज वर्ब, इसमें रखा गया इज, सेकंड में वॉज है, थर्ड में हैज है और लास्ट में इज है, तो योर आंसर विल बी वॉज, सिंपल सा। माई फेस वॉज बर्न बाय द सन रेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल्स, कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल्स, sorry, can you give me show many examples of subordinate clauses the teacher asked the class। क्लास में बैठे बच्चों को टीचर पूछते हैं कि कैन यू गिव मी शो मैनी एग्जाम्पल्स, तो सिंपल सा समझो, यहां पे रखा है सम मैनी, उसके बाद लिखा है सम मोर एंड सम फ्यू, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया कि सम पॉजिटिव टर्म का वर्ड है एंड जो फ्यू है वो नेगेटिव टर्म का वर्ड है, तो ये तो खैर ऑप्शन ही नहीं होगा। उसके बाद है सम मैनी, कुछ और ज्यादा, तो ये भी सुटेबल नहीं लग रहा है। और सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ किसी ने एग्जाम्पल दिया भी, अब कहा जा रहा है कि कुछ और एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं क्या, कैन यू गिव मी सम मोर एग्जाम्पल्स। सो आपका जो इंप्रूवमेंट पार्ट होगा वो सी होगा, सम मोर एग्जाम्पल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज रिलेटेड टू इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ओके। सो बोरो की स्पेलिंग तो सही है, बोरो, अलावेंस, टेररिज्म, अलॉटमेंट। एक्चुअली जो गलत स्पेलिंग है वो है अलॉटमेंट की, ओके। अलॉटमेंट की स्पेलिंग ये होती है नॉट डबल टी और नॉट सिंगल एल। तो अलॉटमेंट मीन्स होता है आवंटन, ओके, आवंटन। जैसे हम किसी प्लॉट का अलॉटमेंट करते हैं, कोई ऐसी प्लानिंग करके कुछ मनी को रखा गया और वो मनी अलग अलग सेक्शन में खर्च होंगे, तो वो भी अलॉटमेंट होती है। जैसे ये एजुकेशन में होगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में होगा, तो वो अलॉटेड किया जाता है। टेररिज्म में ISM एक सफिक्स है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करता है, तो टेररिज्म की स्पेलिंग भी सही है। अलावेंस जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस, डियरनेस अलावेंस, तो ये टोटल सही है, बोरो भी स्पेलिंग सही है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, ओके। सो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में मैं पहले बताया हूं आपको कि पहले आप इस पैसेज को पढ़ें, क्लोज टेस्ट को पढ़ें और इसके मीनिंग को समझें। हो सकता है किसी ऑप्शन में ग्रामेटिकल अप्रोच लगाना हो, कहीं पे वर्ड बेस्ड टर्म है, तो वो आप देख लीजिए। कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद डैश अदर। इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ डैश वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर। Communication issue doesn't always happen dash of your English level. The truth is you can know how to speak English dash knowing how to communicate in English। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको ये पता लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अपना इंटरेक्शन से रिलेटेड ये सारी टोटल टर्म रखा गया है। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। हमने तो ये पैसेज पढ़ लिया, अब इस क्वेश्चन को देखकर हम ये समझ सकते हैं, पैसेज के थीम को तो मैंने समझ लिया कि ये कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। अब आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद डैश अदर। तो हम एक दूसरे के साथ अपनी बात को, मैटर को, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ईच अगर ऑप्शन लेते हो तो ईच अदर का तो कॉम्बिनेशन होता है, ईच अदर, ये लग रहा आंसर हो सकता है। बट देख लो सम अदर, यहां पे ये सुटेबल नहीं है। एवरी अदर तो वर्ड ही नहीं होता, वन के साथ एक टर्म लेना पड़ेगा एनदर, तो वो है नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन तो गया, एक बचा आपके पास सम और ईच। सम अदर नहीं, वहां पे ईच अदर ज्यादा सुटेबल है कि सम अदर जनरली यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं। तो ईच अदर सुटेबल है, इसलिए वहां पे ईच आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट
इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, डैश वर्क एंड नियर बाय एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। अदर पीपल, ये थर्ड नंबर ऑप्शन में पीपल वर्ड हो सकता है इसके ऑप्शन में हो, क्योंकि कम्युनिकेशन हम एक दूसरे से ही करते हैं। क्लियर है जी? तो सेकंड ऑप्शन में आप क्या रखोगे? एट वर्क हम यूज करते हैं ना, एट वर्क, चाहे आप जहां भी कार्य कर रहे हो, एट ऑफिस, एट ऑफिस हो सकता है, आप किसी साइट पे हो, एट साइट, तो वेयर वहां पे भी हमें कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। और योर आंसर विल बी एट वर्क, नॉट वाइल, फ्रॉम एंड ऑन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है इसी क्लोज टेस्ट से ही, एंड आप देखो इस क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक 3 के लिए ये प्रश्न है आपके पास। तो आप इसमें क्या लोगे कि विद अदर, अभी मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन आप किससे करोगे, कम्युनिकेट किससे करोगे, तो अदर पीपल, योर आंसर विल बी अदर पीपल, नॉट एनिमल, नॉट वंस एंड नॉट क्रिएचर्स। कोई अन्य जीव जंतुओं से तो आपकी कम्युनिकेशन होगी नहीं, you will communicate with the people, so simply your answer will be people. And the next term and the last term for today's session is क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक 4 and 5 में आप क्या फील करोगे? कह रहा है कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन डैश ऑफ योर इंग्लिश लेवल। तो डिवॉइड के साथ एक टर्म डिवॉइड ऑफ होता है, डैश ऑफ योर इंग्लिश लेवल, डिवॉइड ऑफ योर इंग्लिश लेवल। सिंपली देखो, डिवॉइड, लैकिंग, विदाउट, सॉरी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, 4 के लिए, अबाउट, बिकॉज, सिंस एंड बिसाइड, नॉट डिवॉइड। तो आप देख लो, बिकॉज के साथ आप ऑफ ले सकते हैं, सिंस ऑफ तो होता ही नहीं है, सिंस ऑफ नहीं है, बिसाइड्स ऑफ भी नहीं होगा, तो योर आंसर विल बी बिकॉज ऑफ। ओके, एंड द लास्ट सिंपल, अगर ग्रामेटिकल अप्रोच लगाओगे तो V4 लगा हुआ है, और V4 जस्ट प्रेपोजिशन के बाद लगाते हैं। योर आंसर इज विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। डिवॉइड के साथ तो ऑफ लगाते हैं। ओके, यहां पे माइनस वर्ड की कोई रिलेवेंसी नहीं है। लैकिंग एक वर्ड है जिसके जस्ट बाद आप नाउन रखते हैं, जैसे लैकिंग रिसोर्सेज, है ना, लैकिंग कॉन्फिडेंस, लैकिंग नॉलेज, इस तरह से। तो ये पूरी पैसेज में आपने देखा कि ग्रामेटिकल अप्रोच ज्यादा लगा है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम कम है। तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ 25 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश जो एसएससी सीजीएल शिफ्ट 2 13 अगस्त को पूछा गया था। तो आपने फुल एक्सप्लेनेशन देखा। आई होप आपको ये पूरी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।